हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों, आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बायोलॉजी की छठा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। यानी पीछे हम लोग 5 चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है। आज जो हम लोग छठा चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। यानी हम लोग राउंड फिगर में क्या कह देते हैं, जनन। इस चैप्टर का नाम हम लोग राउंड फिगर में सीधे क्या कह देते हैं, जनन, समझ गए। लेकिन ये चैप्टर का पूरा नाम क्या है, जीव जनन कैसे करते हैं। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन के तौर पे पढ़ेंगे और एकदम बारीकी से आसान भाषा में हम लोग पढ़ेंगे। यह चैप्टर नंबर कितना है, 6। ये चैप्टर नंबर कितना है, 6। जिस चैप्टर का नाम क्या है, जनन। देखिए, ये क्लास 10th के लिए, समझ गए, क्लास 10th का। वैसे आप 8वीं में भी जनन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे आप वैसे आप क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, समझ गए। ये क्लास 10वीं के लिए है, समझ गए, बायोलॉजी का ना। चल, जिस चैप्टर का नाम क्या है, जनन। जिस चैप्टर का नाम क्या है, जनन। और इंग्लिश में इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। तो हम लोग बहुत बेहतर ढंग से, और ये चैप्टर नंबर कितना है, 6। हम लोग बहुत बेहतर ढंग से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। देखिए, बहुत सारा बच्चा इस चैप्टर को एंजॉय के पर्पज से पढ़ते हैं, समझ गए। तो यह चैप्टर है और इसमें हम लोग शर्माएंगे नहीं, समझ गए। बहुत ऐसे शिक्षक होते हैं जो पढ़ाते भी नहीं है, समझ गए। तो हम लोग को शर्माना नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे शरीर के अंग के बारे में है, इसमें श्रम करने की क्या बात है, समझ गए। यह हमारे शरीर के अंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें श्रम की क्या बात है, समझिए। यदि डॉक्टर श्रम करेगा तो इलाज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग निसंकोच करते हुए इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं सोचेगा सर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, सर क्यों बोल दिए, समझ गए। तो निसंकोच होकर यदि हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तभी जाके हम अच्छा से पढ़ पाएंगे, समझ गए। तो इसीलिए इस चैप्टर में खास के आपको लाज लिहाज सबको क्या करना होगा, बोलना होगा, फिर जाके बेहतर ढंग से आप पढ़ सकते, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, तो कृपया करके वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इतना तो आपका दायित्व बनता है, जो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आप जान गए बायोलॉजी का छठा चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है जनन, और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग बहुत कुछ के बारे में पढ़ेंगे, समझ गए। देखिए ये सब क्या है, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अभी हम बारीकी बारीकी से आपको हम सबके बारे में जानकारी देते हैं, समझ गए। चलो, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा हेडिंग देते हैं, जनन। सबसे पहले हम हेडिंग क्या देते हैं, जनन। सबसे पहले हम हेडिंग क्या दिए, जनन। जनन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। जनन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, समझ गए। तो अब हम लोग इसी के बारे में विशेष में पढ़ेंगे, समझ गए। आखिर ये रिप्रोडक्शन होता क्या, ये हमारा चैप्टर था, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे आखिर जनन होता क्या। सबसे पहले हम ये जानेंगे आखिर जनन होता क्या, ठीक है। हुआ ये जनन होता क्या, सबसे पहले हम ये जानेंगे। देखिए, जिस प्रक्रम के द्वारा कोई जीव अपने जैसा समान संतान को, देखिए, जिस प्रक्रम के द्वारा कोई जीव अपने जैसा समान संतान का क्या करते हैं, जन्म देता है, तो उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जनन। यानी कोई भी जीव अपने जैसा संतान क्या करेंगे, जन्म देंगे। यानी आदमी है तो आदमी का बच्चा, देखेंगे चूहिया, चूहा का बच्चा, मुर्गा, मुर्गी, मुर्गी के बच्चा। इसी तरह से गाय है तो गाय के बच्चा। कुछ यहाँ पे इमेज आप देखें, जैसे ये गाय है तो क्या चीज का बच्चा, गाय का बच्चा। ये मानव है, देखिए क्या चीज का बच्चा, आदमी का बच्चा है। ये देखिए, ये क्या है, चूहा है, ये क्या है, चूहा का बच्चा,
समझ गए, यानी अपने जैसा संतान का क्या करेगा, जन्म देगा। यहाँ पे एक सेंटेंस नहीं भूलिएगा, जिस सेंटेंस का नाम क्या है, अपने जैसा सामान्य संतान को क्या करता है, जन्म देता है। अब एक चीज पहले हम जानेंगे, अब ये जनन होता क्या है, तो इसका डिफिनेशन लिखने के लिए आपको कहेगा। देखिए, क्या जनन जरूरी है, तो नहीं। जनन करना क्या जरूरी है, तो नहीं। जनन करना क्या जरूरी है, तो नहीं। देखिए, जनन करना जरूरी है, लेकिन अस्तित्व को बचाने के लिए जरूरी। जनन जरूरी तो है, लेकिन अपना अस्तित्व को बचाने के लिए। देखिए, जिस तरह से हम लोग को खाना जरूरी है, जिस तरह से हम लोग को पानी जरूरी है जीवन जीने के लिए, यानी हम लोग को जीवन जीने के लिए खाना जरूरी है, पानी जरूरी है, ये सब जरूरी है। क्या जन्म भी उसी तरह से जरूरी है, तो नहीं। जिंदगी जीने के लिए जन्म जरूरी है, लेकिन अस्तित्व को बचाने के लिए जरूरी है। ना कि ऐसा नहीं है जो जन्म की क्रिया नहीं करेंगे तो हम मर जाए, ऐसा भी नहीं है। तो हम थोड़ा इसके बारे में पहले लिख देते हैं। तो जन्म के बारे में थोड़ा क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे। क्या लिखेंगे, जिस पराक्रम के द्वारा, जिस पराक्रम के द्वारा कोई जीव, देखिए, जिस पराक्रम के द्वारा कोई जीव अपने जैसा क्या करता है बाबू, समान संतान को क्या करता है, अपने जैसा समान संतान को जन्म देता है। क्या देता है, जन्म देता है। उसे क्या कहते हैं, उसे जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, किन्हीं को कोई दिक्कत। चलिए, अब एक चीज आप याद रखेंगे, यहाँ पे एक छोटी सी पॉइंट है, जनन करना बहुत जरूरी है, लेकिन अस्तित्व को बचाने के लिए। ठीक है, जनन करना बहुत जरूरी है, लेकिन क्यों, अस्तित्व को बचाने के लिए, अस्तित्व को बचाने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए कैसे होता है जन्म। सबसे पहले ये देखिए, मान लेते हैं यह देखिए, सबसे पहले होता क्या है, अंडा में, देखिए नव जन्म से एक चीज आप याद रखेंगे, विषम। क्या कहते हैं, विषम। विषम जो है ना, विषम से शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो विषम में होता है। कहाँ पे होता है, विषम में। समझ गए, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, विषम में। देखिए, इसमें यह पुरुषों में जो है ना, एक जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है, एक जोड़ी होती है। विषम की संख्या कितनी होती है, पुरुषों में एक जोड़ी होती है। कितनी होती है, एक जोड़ी। देखिए, इसे बोलचाल की भाषा में अंडकोश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंडकोश। समझ गए। और इसे गांव घर के भाषा में इसे हाइड्रोसील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोसील भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोसील कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। देखिए, नर में क्या होते हैं, जनन मार्ग। नर में जो होते हैं वो जनन मार्ग और मूत्र मार्ग क्या होते हैं, एक ही होते हैं। नर में जनन मार्ग और मूत्र मार्ग क्या होते हैं, एक ही होते हैं। समझ गए, एक ही होते हैं। समझ गए। तो नर के विषम से क्या चीज का निर्माण होता है, शुक्राणु का। और ये विषम जो है एक जोड़ी पाई जाती है। नर में कितने पाई जाती है, एक जोड़ी। इसे अंडकोश भी कहते हैं और हाइड्रोसील भी कहते हैं। और नर में यानी पुरुषों में जनन मार्ग और मूत्र मार्ग क्या होते हैं, एक ही होते हैं। ठीक है, अब यही बात करते हैं महिला की। किसकी बात करते हैं,
या पुरुषों की बात करते हैं महिला की, किसकी बात करते हैं? महिला की। तो महिला में क्या होता है आपको, फिलोपियन नालिका से क्या होता है? फिलोपियन नालिका से अंडाणु का निर्माण होता है। क्या से? फिलोपियन नालिका से क्या होता है? फिलोपियन नालिका द्वारा क्या निकलता है? अंडाणु। क्या निकलता है? अंडाणु। अब आप एक बात याद रखेंगे, महिला में जो होते हैं जनन मार्ग और मूत्र मार्ग अलग अलग होते हैं, समझ गए? महिला में जनन मार्ग अलग होते हैं और मूत्र मार्ग क्या होते हैं? अलग होते हैं, समझ गए? इस बात को आपको क्या करना है? ख्याल रखना है। यानी बात करें मादा, महिला कहने का मतलब मादा, समझ गए? अब आपको हम मादा कहेंगे सिर्फ, ठीक है? और इधर कहेंगे नर, इधर कहेंगे नर। पुरुष कहने का मतलब क्या होता है? नर। नर कहें या पुरुष कहें, बात आपको समझ आना, ठीक है? यानी मादा का अंडाणु और नर का शुक्राणु, ध्यान से देखेंगे। मादा का क्या? अंडाणु और नर का क्या? शुक्राणु। दोनों जब आपस में मिलता है तो निषेचन की क्रिया होती है। क्या होती है? निषेचन की क्रिया होती है। और निषेचन के बाद क्या होता है? दोनों अंडाणु और शुक्राणु जब मिलता है तो क्या होती है? निषेचन होती है। निषेचन के बाद क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता है। और युग्मक के बाद क्या होता है? भ्रूण बनता है। युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक के बाद क्या होता है? भ्रूण बनता है। और भ्रूण से क्या होता है? बच्चा बनता है। और भ्रूण से क्या प्राप्त होता है? बच्चा प्राप्त होता है। इस बात को आपको क्या करना है? ध्यान रखना। अब ध्यान से देखेंगे अभी एक चीज। अब जैसे कि हम आपको एक उदाहरण की सहायता से समझा रहे हैं। मान लेते हैं यह कोई पुरुष है, यह कोई क्या है? पुरुष है। इसे मेल, पुरुष को क्या कहते हैं? मेल कहते हैं। अब आपको बताएं नर भी कहेंगे, ठीक है? ये मान लेते हैं ये कोई पुरुष है, ठीक है? चलिए, यह कोई पुरुष है, ठीक है? चलिए, अब मान लेते हैं यह कोई महिला है। यह कोई क्या है? महिला है। यह कोई क्या है? महिला है। ये भागिए क्या? अच्छा, ये कोई पुरुष था और ये कोई क्या है? महिला है, जिसे फीमेल कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमेल। आपको फीमेल नहीं मिलेगा किताब में, ठीक है? आपको मिलेगा पुरुष की जगह पे मिलेगा नर। पुरुष के स्थान पे क्या मिलेगा आपको? नर। क्या मिलेगा? नर। और महिला के स्थान पे क्या मिलेगा आपको? मादा। क्या मिलेगा? मादा। महिला के स्थान पे क्या मिलेगा? मादा। अब देखिए, पुरुषों से जो होते हैं ना, वो शुक्राणु का निर्माण होते हैं। क्या होते हैं? शुक्राणु का निर्माण। देखिए, यह शुक्राणु का जो एक बार निर्माण होता है ना, वह असंख्यक होता है, यानी लाखों की संख्या होता है। यानी एक बार जो शुक्राणु रिलीज होता है ना, उसमें लाखों की संख्या होता है। अब अंडाणु की बात करें, और इसमें महिला से क्या होता है? अंडाणु। अब देखिए, ये अंडाणु और ये शुक्राणु, जब देखिए यह महिला और यह पुरुष दोनों जब आपस में मिलते हैं, ये महिला और ये पुरुष जब दोनों क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं। क्या करते हैं? मिलते हैं। यानी इनका अंडाणु, इनका शुक्राणु और इनका अंडाणु क्या होता है? मिलता है। यानी जिसे कहते हैं हम संभोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संभोग। दोनों क्या करते हैं? संभोग करते हैं। संभोग। दोनों क्या करते हैं? संभोग।
संभोग को इंग्लिश में कहते हैं सेक्स। क्या कहते हैं? सेक्स। देखिए तो हम आपको संभोग बोलेंगे, लेकिन आपको समझ जाना, ठीक है। हम क्या बोलेंगे? संभोग। तो आपको यह बात को समझना है, जब एक पुरुष और जब एक महिला दोनों जब आपस में संभोग करते हैं, तो जब अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिलता है, तब जाकर क्या होते हैं? निषेचित होते हैं। निषेचित होने के बाद युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक से क्या होता है? भ्रूण बनता है। भ्रूण से क्या होता है? बच्चा होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? संभोग होता है, और इसके फलस्वरूप एक बच्चा का निर्माण होता है। क्या होता है? एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा क्या होगा? एक बच्चा का निर्माण। देखिए जिस तरह से माता पिता था, उसी तरह से क्या है? उसी तरह का बच्चा, यानी अपने मातृ के जैसा क्या होगा? संतान की उत्पत्ति होगी। ये छोटा सा क्या हो गया? बच्चा हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, देखिए जो भाग लेते हैं, जो जन्म की क्रिया में भाग लेते हैं, यानी जो जन्म में भाग लेते हैं, उसे जनक या पिता, जनक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जनक कहते हैं, या माता पिता कहते हैं, या जन्मदाता कहते हैं। अब जनन क्रिया के फलस्वरूप जिसका जन्म यानी निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? संतान या संतति। देखिए तो इस दोनों, ये कि दोनों क्या किया? जन्म किया, और इस दोनों के इसका क्या है? ये फल है। कि दोनों के जन्म करने का क्या है? फल है। दोनों का संभोग करने का ये क्या है? फल है। यानी जनन क्रिया के फलस्वरूप जो नया जन्म लेता है बच्चा, उसे क्या कहते हैं? संतति या संतान कहते हैं। और जो जन्म क्रिया में भाग लेते हैं ना, उसे जनक या जन्मदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? जनक या जन्मदाता या माता पिता कहते हैं। समझ गए? जो जन्म क्रिया में भाग लेता है, जो भाग लेता है ना जन्म में, उसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? जो जन्म क्रिया में भाग लेता है उसे जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? जनक। जनक कहते हैं, या जन्म दाता कहते हैं। क्या कहते हैं? जनक कहते हैं, या जन्मदाता कहते हैं, या माता पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? माता पिता कहते हैं, ठीक है। और इसके फलस्वरूप जिसका जन्म हुआ, या जिसका जन्म हुआ, उसे क्या कहते हैं हम लोग? संतान या संतति कहते हैं। क्या कहते हैं? संतति, ठीक है। तो जन्म क्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं? जनक या माता पिता या जन्मदाता कहते हैं। और जन्म क्रिया के फलस्वरूप जिसका निर्माण हुआ, बच्चा को क्या कहते हैं? संतान या संतति कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आया या नहीं आया, आप ये हमें बताएंगे, ठीक है। चलिए तो आप देखते होंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे आइए, तो आप आइए। अब हम आपको जन्म के बारे में बताएं। क्या बताएं? जिस पराक्रम के द्वारा कोई जीव अपने जैसा समान संतान का क्या देता है? संतान को जन्म देता है, उसे क्या कहते हैं? जन्म कहते हैं। अब यहाँ पे इस फोटो पे आइए, देखिए। अब गाय देखिए, अपने जैसा समान संतान, जैसे गाय देखिए, बच्चा दिया गाय, बछड़ा। आदमी देखिए, बच्चा दिया आदमी। चूहा देखिए, बच्चा दिया चूहा। यानी आप कभी देखे हैं जो कोई आदमी हाथी के बच्चा को जन्म दिया, चाहे कोई हाथी चूहा के बच्चा को जन्म दिया? कभी देखे? कोई चूहा को देखे? कोई आदमी के बच्चा को जन्म दिया? नहीं ना। यानी अपने जैसा समान संतान को क्या करता है? जन्म देता है, उसे क्या कहते हैं? जन्म कहते हैं। तो वह जनन बहुत जरूरी है, लेकिन अस्तित्व को बचाने के लिए जरूरी है। यानी क्या जन्म करना जरूरी है? यानी संभोग करना जरूरी है क्या? यानी जिस तरह से आपके जीवन जीने के लिए भोजन जरूरी है, पानी जरूरी है, हवा जरूरी है, क्या संभोग करना जरूरी है? नहीं। आप पानी के बिना मर सकते हैं, संभोग के बिना नहीं मर सकते। समझ गए? चलिए, तो वो जरूरी नहीं है, लेकिन अस्तित्व बचाने के लिए वो क्या जरूरी है। यानी इस धरती पे जितना भी आप आदमी को देख रहे हैं, सब क्या है? जनन क्रिया के फलस्वरूप है। सब क्या है? जनन क्रिया के फलस्वरूप है। इसी बात को हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे। तो जन्म क्या है? जिस पराक्रम के द्वारा कोई जीव अपने जैसा समान संतान को क्या करता है? जन्म देता है, उसे क्या कहते हैं? जन्म कहते हैं। और जनन बहुत जरूरी है। जनन बहुत जरूरी है। जनन क्या है? बहुत जरूरी है, लेकिन अस्तित्व को बचाने की, लेकिन कोई जीव अपना अस्तित्व को बचाने के लिए इसे जरूरी समझते हैं। जन्म की क्रिया जरूरी है, लेकिन क्या है?
लेकिन अस्तित्व बचाने के, लेकिन अपना अस्तित्व बचाने के लिए। ठीक है, अब आपको क्या पता है, जनन क्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। और जनन क्रिया के फलस्वरूप जिसका निर्माण यानी जन्म होता है उसे क्या कहते हैं, संतान या संतति कहते हैं। तो जनन में क्रिया में पॉइंट बना के लिखेंगे, जनन क्रिया में भाग लेने वाले को जनन क्रिया में भाग लेने वाले को जनक या जन्मदाता कहा जाता है। जनक या जन्म क्रिया में भाग लेने वाले को जनक या जन्मदाता या माता पिता कहा जाता है। जन्म क्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहा जाता है, जनक या जन्मदाता या माता पिता कहा जाता है। लेकिन इसके फलस्वरूप निर्माण, जनन क्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं, जन्मदाता कहते हैं। लेकिन इसके फलस्वरूप निर्माण या जन्म लेने वाले को संतान या संतति कहते हैं। संतान या संतति कहते हैं। ठीक है, इतना तक में कोई दिक्कत? चलिए अब हम बात करते हैं, अब इनका स्क्रीनशॉट आप चाहेंगे तो मार सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहेंगे तो मार सकते हैं, समझ गए? चलिए इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक है, आइए इसका स्क्रीनशॉट आप मार सकते हैं। देखिए, जो जीव अपने जैसा समान संतान को उत्पन्न करता है जनन या प्रजनन कहलाता है। देखिए, जनन और प्रजनन दोनों क्या है, एक ही चीज है। ठीक है, अर्थात जीव जिस पराक्रम के माध्यम का या द्वारा से अपना संख्या में वृद्धि करता है उसे भी क्या कहा जाता है, जनन कहा जाता है। जनन क्रिया सभी जीवों में बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जनन के कारण कोई भी जीव अपना अस्तित्व को क्या करके रखता है, बचाए रखता है। ठीक है, जनन करना जरूरी है लेकिन अस्तित्व को बचाने के लिए। ठीक है, जनन की क्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। जनन क्रिया के फलस्वरूप जिसका निर्माण या जन्म होता है उसे संतान या संतति कहते हैं। यानी ये जनन क्रिया में भाग में, और ये जो बच्चा जन्म लिया इसे क्या कहेंगे, संतान कहेंगे। इस बच्चा को क्या कहेंगे, संतान या संतति। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इतना आपको याद रखना। चलिए अब आते हैं, जनन दो प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लैंगिक जनन, एक क्या होते हैं, लैंगिक जनन।
इसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक होते हैं अलैंगिक जनन। एक क्या होते हैं? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन इसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए अब ध्यान से देखेंगे, लैंगिक जन्म को क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अलैंगिक को क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं लैंगिक जन्म। देखिए लैंगिक जन्म में जो है ना, दो विपरीत लिंग वाले क्या करते हैं? भाग लेते हैं। लैंगिक जन्म में क्या होते हैं? दो विपरीत लिंग वाले क्या करते हैं? दो विपरीत लिंग वाले क्या करते हैं? भाग लेते हैं। दो विपरीत लिंग वाले भाग लेते हैं। लैंगिक जन्म में क्या होता है? दो विपरीत लिंग वाले भाग लेते हैं। ठीक है, अब इसमें एकल जीव भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? एकल जीव भाग लेते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? यानी लैंगिक जन्म में क्या होता है? दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं और इसमें एकल जीव भाग लेते हैं। दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं। ठीक है, ये लैंगिक जन्म में क्या होते हैं? दो विपरीत। दो विपरीत कहने का मतलब एक नर और एक मादा। इस तरह से देखिए, नर अलग और मादा अलग। मादा अलग हो गया और नर क्या हो गया? अलग। यानी नर का लिंग अलग और मादा का अलग। समझ गए? नर का अलग हो गया और मादा का अलग। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, ये विपरीत लिंग हो गया। नर अलग हो गया और मादा अलग हो गया। यानी दो विपरीत लिंग वाले जीव जो भाग लेंगे ना, उसे कहेंगे लैंगिक जन्म। और अलैंगिक जन्म में क्या होते हैं? एकल जीव, यानी उसे किसी दूसरी की जरूरत नहीं है। एकल जीव कहने का मतलब उसे बच्चा जन्म देने के लिए किसी दूसरे जीव की जरूरत नहीं है। लेकिन लैंगिक जीव में क्या होते हैं? एक जीव है तो उसे विपरीत लिंग वाले जीव की जरूरत पड़ेगा। यानी नर है तो उसे मादा की जरूरत पड़ेगा और मादा है तो उसे नर की जरूरत पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, लैंगिक जन्म में क्या होता है? विपरीत लिंग वाले जीव की जरूरत होता है। जैसे नर है उसे मादा की जरूरत होगा, यानी नर को मादा की जरूरत होगा और मादा को नर की। कभी सुने हैं किसी मादा को यानी किसी महिला को वैसे ही बच्चा हो गया? कभी नहीं सुने। कभी सुने हैं किसी पुरुष को बच्चा हो गया? कभी नहीं सुने, नहीं सुने हैं। ठीक है, यानी नर और मादा जब दोनों आपस में संभोग करेंगे फिर जाके उसके क्रिया के फलस्वरूप ही क्या होगा? बच्चा का जन्म होगा। लेकिन इसमें क्या है? इसमें किसी नर की जरूरत नहीं है, इसमें अकेले काम कर लेगा। यानी इसमें कोई मादा की जरूरत नहीं है। ये क्या है? लैंगिक जन्म में क्या होते हैं? एक नर चाहिए तो दूसरा मादा भी चाहिए, तब जाके क्या होगा? एक नया जीव का निर्माण होगा। लेकिन इसमें क्या चाहिए? सिर्फ एक के जीव चाहिए, काम निपट जाएगा। इसमें अकेले काम निपटा लेगा, लेकिन उसमें एगो को चाहिए। एगो है तो दूसरा उसे ढूंढना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या? अकेले काम निमट जाएगा। समझ गए? तो सबसे पहले हम लोग लैंगिक जन्म के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अलैंगिक जन्म के बारे में, फिर लैंगिक जन्म के बारे में। तभी बहुत कुछ पढ़ना है, समझ गए? लैंगिक जन्म के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, तो सबसे पहले अलैंगिक जन्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बात करते हैं? अलैंगिक जन्म के गुण। अब देखिए अलैंगिक जन्म के गुण क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अलैंगिक यानी इसमें कोई लिंग की बात नहीं कर रहा है। देखिए इसमें कोई लिंग की बात नहीं कर रहा है, नहीं नर लिंग की नहीं मादा की। यानी जब नर रहता तो शुक्राणु का निर्माण होता, मादा रहता तो अंडाणु का निर्माण होता।
यानी इसमें न अंडाणु का निर्माण होगा और न शुक्राणु का। यानी जब न अंडाणु का निर्माण होगा न शुक्राणु का निर्माण होगा तो इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होगी, और जब निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो युग्मक का भी निर्माण नहीं होगा। और इसमें सरल जीव, इसमें जो होते हैं ना सरल सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं और पादप भाग लेते हैं। सबसे पहले देखिए इसका गुण, अलैंगिक जनन, इसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होता। यानी देखिए नर रहता तब न शुक्राणु और मादा रहता तो अंडाणु, जब न अंडाणु है न शुक्राणु है तो निषेचन कहाँ से होगा। और जब अंडाणु शुक्राणु रहता तब न निषेचन, और निषेचन होता तब न युग्मक, और युग्मक होता उसके बाद में कोई बात। चलिए तो इसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होता। चलिए दूसरा आइए, इसमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता। इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। कोई दिक्कत तो बताएंगे, किसी भी तरह की परेशानी तो बताएंगे। यहाँ तक में समझ गए, यहाँ तक में कोई परेशानी तो बताएंगे। और तीसरा चौथा क्या लिखेंगे, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें यानी संतान, जो जन्म लेने वाले जो संतान होंगे ना, उत्पन्न संतान जनक के समान होता है। एक चीज लिख लेंगे, इसमें उत्पन्न होने वाले संतान जनक के सम्मान होते हैं। यानी जनक के सम्मान ही क्या होता है, यानी अपने माता पिता के जैसा ही क्या होता है, संतान होता है। ठीक है, चलिए अब एक चीज और लिख लेंगे, इसमें सरल जीव और पादप भाग लेते हैं। इसमें सरल जीव और पादप भाग लेते हैं। ठीक है, यानी पेड़ पौधा, इस तरह की क्रिया पेड़ पौधा करेंगे और सरल जीव यानी छोटा मोटा जीव करेंगे। ठीक है, इसमें एक ही जीव भाग लेते हैं। एक चीज और इसमें लिख लेंगे हम लोग, इसमें एक ही जीव भाग लेते हैं, यानी इसमें दो आदमी की जरूरत है ही नहीं। इसमें एक ही जीव भाग लेते हैं। ठीक है, चल तो यही अलैंगिक जनन के क्या थे, गुण थे। और आप यदि इस अक्षर में समझ में नहीं आता होगा तो आपके लिए यह भी लाए हैं, आप इसमें से भी शॉर्ट ले सकते हैं। समझ गए, ठीक है। चलिए आइए, तो जनन की क्रिया दो चरणों में संपन्न होते हैं। तो जनन कितने प्रकार के होता है, आपको दो प्रकार के, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अलैंगिक जनन। क्या पढ़ रहे हैं, अलैंगिक जनन। देखिए, तो जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एकल जीव भाग लेते हैं। हम आपको क्या बताए थे, अलैंगिक में एकल जीव भाग लेंगे। ठीक है, तो जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एकल जीव भाग लेकर के नए जीव का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन के गुण क्या है, इसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है, इसमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता है,
इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है, इसमें युग्म का निर्माण नहीं होता, इसमें केवल एक जनक भाग लेते हैं, और इसमें सरल जीव और पादप भाग लेते हैं। ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं, इसमें उत्पन्न होने वाले संतान जो है ना वो किसके जैसा होगा, उत्पन्न होने वाले संतान अपने जनक के समान होगा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग अलैंगिक गुण के प्रकार पे। किस पे आते हैं, अलैंगिक अलैंगिक जनन के प्रकार। चलिए अलैंगिक जनन के प्रकार कितना वो देखेंगे। देखिए अलैंगिक गुण के, अलैंगिक जनन के जो प्रकार है ना वो निम्नलिखित है। वो क्या है, अलैंगिक जनन के प्रकार क्या है, निम्नलिखित है, जिसमें पहला है बहुखंडन। सबसे पहला क्या है, विखंडन है, सॉरी। अलैंगिक जनन के गुण निम्नलिखित है, अलैंगिक जनन के प्रकार निम्नलिखित है। लिख देते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार निम्नलिखित है। ठीक है, जिसमें पहला क्या बोल रहे हम आपको, पहला विखंडन। पहला क्या बताए, विखंडन। देखिए विखंडन, आपको खंडन मतलब तो पता चल गया होगा। विखंडन पहला क्या है, विखंडन। अब ये विखंडन भी दो प्रकार के होता है। पहला क्या है, विखंडन, और ये विखंडन भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। देखिए विखंडन में क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन के, अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव दो या दो से अधिक भागों में क्या होते हैं, विभक्त होके, दो या दो से अधिक भागों में क्या होते हैं, विभक्त, यानी बट करके अपना स्वतंत्र जीवन यापन करता है, उसे क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। विखंडन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं द्विखंडन। क्या होते हैं, एक द्विखंडन, 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 द्वि देखिए द्वि मतलब दो और खंड मतलब टुकड़ा, यानी जो जीव टूट के दो भागों में बट जाए और स्वतंत्र जीवन यापन करे उसे क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्विखंडन। द्वि मतलब क्यों हो गया, दो, यहाँ पे हम इसे तोड़ के लिख देते हैं। द्वि का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम नीचे बढ़ा देंगे। द्वि का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से देखेंगे, द्वि जोड़ खंडन, देखिए द्वि जोड़ खंडन। देखिए द्वि मतलब हम क्या बताया आपको, दो। द्वि मतलब क्या होता है, दो। द्वि मतलब क्या होता है, दो। अब खंडन मतलब क्या होता है, टूटना, टूटना, यानी दो भागों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी अलैंगिक विधि, विखंडन की वह विधि जिसमें कोई जीव क्या हो, दो भागों में टूट जाए और अपना जीवन यापन करे, उसे क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। समझ गए। अब विखंडन का एक और प्रकार है, दूसरा क्या बताएंगे, एक तो दो भागों में टूटेगा और एक बहुत भागों में टूटेगा, उसे कहेंगे बहुखंडन, बहुखंडन। अब देखिए बहु मतलब बहुत और खंडन मतलब टुकड़ा, यदि बहुत टुकड़ा में टूट जाएगा उसे क्या कहेंगे, बहुखंडन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा इसका क्या है, तीसरा को कहेंगे मुकुलन। तीसरा को क्या कहेंगे, मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है, जब कोई जीव का उभरा हुआ भाग, देखिए ध्यान से, जैसे कोई जीव है, जैसे यहीं पे हमें जैसे गुलठी गुलठी टाइप का नहीं उग जाता है, जैसे यहाँ पे गुलठी जैसे उग गया, अब कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा, यही एक नया जीव बन के बन जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, मुकुलन या कली कहते हैं। उस विधि को क्या कहते हैं, मुकुलन या कली। यानी जीव के उभरा हुआ भाग से क्या होता है, जीव के उभरा हुआ भाग से एक नया जीव का स्वतंत्र जीवन यापन होता है, उसे क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं या कली कहते हैं। चौथा अपखंडन। चौथा क्या होता है, अपखंडन। अपखंडन में क्या होता है बाबू,
कोई जीव, जैसे कोई ऐसा जीव है, उस जीव को क्या करेंगे हम लोग, तोड़ देंगे, उस जीव को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। जैसे ये कोई जीव है, या कोई जीव है, समझ गए, इसको यहाँ से तोड़ दिए तो एक नया जीव, यहाँ से तोड़ दिए एक नया जीव, यहाँ से तोड़ दिए एक नया जीव। हम आगे आपको समझा रहे हैं, ठीक है, अभी हम पहले लिख देते हैं, ठीक। तो अपखंडन, उसके बाद पांचवा जो है अपखंडन के बाद उसे कहते हैं हम लोग पूर्ण जन्म। क्या कहते हैं, पूर्ण जन्म। पांचवा जो है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण जन्म कहते हैं। और छठा जो है उसे कायिक कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक जन्म। और सातवां जो है उसे बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजाणु जन्म, बीजाणु जन्म कहते हैं, ठीक है। आपको अलैंगिक जन्म के कितने प्रकार है, तो 7 प्रकार। अलैंगिक जन्म के पहला प्रकार विखंडन। विखंडन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, द्विखंडन और बहुखंडन। तीसरा, पहला दूसरा, ओहो ये दूसरे होता ना, मुकुलन। मुकुलन क्या होता, दूसरा होता। और ये क्या होता, तीसरा होता। और ये चौथा होता, ये पांचवा, ये छठा, समझ गए, ये पांचवा होता और ये छठा होता, ठीक है। दूसरा मुकुलन, तीसरा अपखंडन, चौथा पुनर्जन्म, पांचवा कायिक और छठा जीवाणु। तो हम लोग अब बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विखंडन के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब ये विखंडन क्या होता है, सबसे पहले ये जाने। चलिए, तो अलैंगिक जन्म के प्रकार। अलैंगिक के जन्म की प्रकार प्रमुख विधियां है, जो प्रकार निम्नलिखित है। अलैंगिक जन्म की प्रकार जो है ना वो निम्नलिखित है, जिसमें सबसे पहला क्या होता है, विखंडन। सबसे पहला क्या होता है, विखंडन। विखंडन में हम क्या लिखेंगे, अलैंगिक जन्म की वह विधि। देखिए, अलैंगिक जन्म की वह विधि जिसमें जीव 2 या 2 से, जीव कहें या जनक कहें, बात एक ही है, 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाए, विभक्त होकर स्वतंत्र जीवन यापन करता है और अपनी मात्र संतति के जैसा समान संतति को उत्पन्न करता है। जैसे जीवाणु, अमीबा, यूग्लिना, एक कोशिकीय शैवाल, पैरामीशियम, ये सब क्या है, अलैंगिक जन्म। अलैंगिक जन्म क्या है, विखंडन क्या है, अलैंगिक जन्म की वह विधि। विखंडन आपसे पूछेगा तो क्या कहेंगे, अलैंगिक जन्म की वह विधि जिसमें जीव 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त होकर स्वतंत्र जीवन यापन करता है और अपने मात्र के जैसा संतति का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी अपने जनक के जैसा संतान का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे में अमीबा, युग्लिना, ये सब क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हम कोई अमीबा बना रहे, ठीक है। अमीबा का शेप क्या है, जैसे हाथ नचा दीजिए वो क्या है, अमीबा। ये क्या है, अमीबा। अब ये अमीबा को हम बीच से काट दिए, इधर से काट दिए, अब मन किया तो इधर से भी काट दिए, और इधर से भी काट दिए, और इधर से भी काट दिए, और इधर से भी काट दिए। यानी जिधर जितना काट रहे हैं ना, वो उतना जीव का निर्माण हो रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक भागों में टूट करके स्वतंत्र जीवन यापन करता है। यानी अब ये भी, जैसे ये इतना बड़ा जीव है ना, ये इतना कट के हट गया ना, ये इतना कट के हट गया ना, ये भी धीरे 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 अमीबा के जैसा ही हो जाएगा, समझ गए। यानी अपने जनक के जैसा बनता है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग द्विखंडन का। किसका बात करते हैं, द्विखंडन। विखंडन का, विखंडन 2 प्रकार के। पहला को क्या कहते हैं, द्विखंडन, द्विखंडन। चलिए, अब दूसरा को क्या कहते हैं, बहुखंडन। द्विखंडन में क्या होता है, कोई जीव 2 भागों में बट जाता है। द्विखंडों में क्या होता है, द्विखंडन में कोई जीव 2 भागों में बट करके अलैंगिक, देखिए विखंडन की, अलैंगिक जन विखंडन की वह विधि जिसमें कोई जीव, विखंडन हो गया ना, तो कोई जीव 2 भागों में बट के अब अपना स्वतंत्र जीवन यापन करता है। अब अपने संतान, अपने मातृ के जैसा क्या होता है, संतान के जन्म होता है। किसका होता है, अपने मातृ के जैसा संतान होता है, उसे क्या कहते हैं, द्विखंडन। अब बहु मतलब की बहुत, अखंडन मतलब टूटना, बहु मतलब की बहुत, बहु मतलब की बहुत, अखंडन मतलब की टूटना। यानी बहुत भागों में की होते, टूट जाते, तो क्या की कहे, बहुखंड। चलिए, इसी चीज को अब क्या करेंगे हम लोग, लिख लेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से,
तो यहाँ पे लिख देंगे विखंडन की क्रिया 2 चरणों में होती है, यानी विखंडन में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला द्विखंडन, तो वह विखंडन की वह विधि जिसमें जनक 2 भागों में विभक्त हो जाता है। जनक कितने भागों में विभक्त हो जाता है? 2 भागों में विभक्त होकर स्वतंत्र जीवन यापन करता है और अपने मातृ संतति के जैसा संतान के क्या करता है? उत्पत्ति करता है, जैसे जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम। ये क्या है? ये सब द्विखंडन। ठीक है। अब आते हैं बहुखंडन। बहुखंडन में क्या होता है, ध्यान से देखिए। बहुखंडन में क्या होता है, कोई यह एक कठोर आवरण है, समझ गए? ये क्या है? कोई कठोर आवरण है। कैसा आवरण है? कठोर आवरण है। आवरण, आवरण मतलब होता है परत। कठोर आवरण है जिसे हम लोग पुट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुट्टी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? पुट्टी कहेंगे। और ये पुट्टी अचानक क्या होता है? फट जाता है। ये पुट्टी अचानक क्या होता है? फट जाता है। क्या होता है? फट जाता है। और जिसके बाद बहुत सारा जीव क्या होता है? बाहर निकलता है। जिसके बाद बहुत सारा जीव क्या करता है? बाहर निकलता है। ठीक है। और उसके बाद अपना स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। ध्यान से देखिए, इस पुट्टी के अंदर में बहुत सारा क्या है? जीव है। इस पुट्टी के अंदर में क्या है? बहुत सारा जीव है। समझ गए? इस पुट्टी के अंदर में क्या? बहुत सारा जीव है। अब ये जो आवरण है वो आवरण क्या हो जाएगा? फट जाएगा। ये आवरण है वो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। ये आवरण क्या? बहुत कठोर है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पुट्टी कहते हैं। और ये जब अचानक से फटता है ना, जिसके कारण बहुत सारा जीव क्या होता है? बाहर निकलता है। ठीक है। अब एक जीव का नाम बताइएगा आप, जानवर का, जो अपने माता को, यानी अपने जनक को, यानी जो उसे जन्म देता है, जब तक उसे खा नहीं जाता, यानी मार नहीं देता है, तब तक उसको जान नहीं छोड़ता। यानी जन्म देता है, वो जब तक उसे मार नहीं देता है ना, तब तक वो उसी के शरीर पे बैठा रहता है। बिच्छू ही एक ऐसा जानवर है जो अपने माता को ही खा जाता है। ठीक है। तो यही अब हम लोग लिख देंगे विखंडन। आइए आइए, तो विखंड, बहुखंडन। बहुखंडन में क्या कहेंगे? विखंडन वह विधि जिसमें जीव प्रतिकूल अवस्था में एक कठोर आवरण से क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। ये देख लेना आप, ये यह एक कठोर आवरण से सुरक्षित है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पुट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुट्टी। यह पुट्टी अचानक क्या होती है? फट जाती है। इससे बहुत सारे जीव बाहर निकल करके स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं और अपने मातृ संतति के जैसा क्या होते हैं? संतान उत्पन्न करता है, जैसे अमीबा, बॉक्टीरिया। ये क्या होगा? फिर ये क्या हो जाएगा? ये अपने मातृ के जैसा बन जाए। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वो उसके बारे में पढ़ेंगे, मुकुलन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मुकुलन के बारे में। चलिए, ध्यान से देखिए। अब मुकुलन के बारे में हम लोग जानकारी देंगे। ठीक है। ये मुकुलन क्या होता है? ध्यान से, बहुत हो गया, खत्म कर देते हैं। इसका प्रकार बता देते, तो कल हम लोग लैंगिक जन्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, तो यहाँ होता क्या है, क्या बताए थे हम आपको मुकुलन में? मुकुलन के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। मुकुलन, इसमें क्या होता है? मुकुलन में जीव के उभरा हुआ भाग से, किससे? जीव के उभरा हुआ भाग से, उभरा हुआ भाग से वो क्या होते हैं? बट जाते हैं। उभरा हुआ भाग से क्या होते हैं? विभक्त होकर के एक स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। उभरा हुआ भाग से क्या करते हैं? वो अलग होते हैं, विभक्त हो जाते हैं। क्या होता है? विभक्त। क्या होते हैं? विभक्त होकर क्या करते हैं? स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। इसी विधि को क्या कहते हैं? मुकुलन। देखिए, ये हाइड्रा, ये खास करके किसमें होता है? हाइड्रा। ये आप हाइड्रा देखिए, देखिए हाइड्रा में हल्का ये उठा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आइएगा, ये हल्का और उठ गया। अब यहाँ पे आके देखिए, ये कट के क्या हो जाएगा? यहाँ से अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग। देखिए यहाँ पे हल्का उभरा हुआ था और यहाँ पे थोड़ा और बढ़ा और यहाँ पे जाके क्या हो गया? अलग हो गया। यानी शरीर के उभरा हुआ भाग से एक नया संतान का या संतति का जन्म होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मुकुलन कहते हैं। और फिर से ये कैसा बन जाएगा? इसमें बन जाएगा।
अपने मातृ के जैसा बन जाएगा, समझ गए। आइए इसे देखते हैं, मुकुलन के बारे में देखते हैं। ये मुकुलन क्या होता है, देखिए अलैंगिक जन्म की वह विधि जिसमें जीव के शरीर से उभार निकलता है, जिसे मुकुल या कली कहते हैं। मुकुल से नए जीव का निर्माण होना ही मुकुलन कहलाता है। यानी ये मुकुल जो था ना, मुकुल ये छोटा क्या था, मुकुल। अब ये मुकुल से एक नया जीव बन गया, इसी को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं, समझ गए। ये हाइड्रा में और ईस्ट में होता है। इस तरह के बात किसमें होता है, हाइड्रा या ईस्ट में, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपखंडन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, अपखंडन। चलिए तीसरा किसके बारे में बात करते हैं हम लोग, अपखंडन। चलिए अपखंडन में क्या होता है, यह कोई जीव है, यह कोई क्या है, एक जीव है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यह कोई जीव है, ठीक है। यह कोई क्या है, जीव है। ये कोई क्या है, जीव है। अब देखिए इसमें होता क्या है, मान लीजिए ये इसको जो है ना, यहाँ से टूट जाएगा तो ये एक नया जीव बन जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा तो एक नया जीव बन जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा। यदि शरीर के जो भाग टूट जाएगा ना, वहां से एक नया जीव का निर्माण हो जाता है, उसी को कहते हैं अपखंडन। जैसे ये हाथ है ना, यहाँ से कट गया तो एक नया जीव बन गया, यहाँ से कट गया तो एक नया जीव बन गया, पैर कट गया तो एक नया जीव बन गया, नाक कट गया तो एक नया जीव बन गया, कान कट गया तो एक नया जीव बन गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपखंडन। यानी शरीर के कटे हुए भाग से एक नया जीव का क्या होता है, निर्माण होता है, उसी को क्या कहते हैं, अपखंडन। अपखंडन देखिए ध्यान से, अपखंडन के बारे में हम इसका इमेज भी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, इमेज। देखिए ये देखिए, ये कोई जीव था। अब देखिए ना, जहां से ये टूटता गया वहीं से एक जीव बनता है। देखिए अब फिर से ये टूटते टूटते देखिए ये वैसे ही बन गया, ऐसा ही बन गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपखंडन। क्या कहते हैं, अपखंडन। अपखंडन। चलिए अब इसके बाद आता है ये बाबा, इसके बाद ये आता है, क्या कहते हैं, ये पूर्ण जन्म। क्या कहते हैं, पूर्ण जन्म में क्या होता है वो देखिए। जैसे गिरगिट्टी देखे हैं, गिरगिट्टी, गिरगिट्टी का देखे होंगे ना, वो कट जाता है ना, जैसे ये तो स्टार फिश के जैसे लग रहा है। गिरगिट्टी देखें, गिरगिट्टी, गिरगिट्टी का निंगरी जो है ना, उसको काट दीजिएगा ना, तो अपने मन निंगरी क्या होता है, उसका हो जाता है, अपने आप क्या होता है, निंगरी हो जाता है। जैसे ये जानवर आप देख रहे हैं, इसका जैसे ये देखिए, ये कट गया ना, ये कट गया ना, ये अपने आप हो जाएगा। यानी जो अपने आप शरीर, देखिए जीव का अलैंगिक जन्म की हुआ विधि, जिसमें जीव का कटे हुए भाग से अपने आप क्या हो जाए, कटे हुए भाग क्या हो जाए, अपने आप हो जाए, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्ण जन्म कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण जन्म कहते हैं, ठीक है। चलिए पूर्ण जन्म कहते हैं, ठीक। इसी सब को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे हम लोग। वो अपखंडन क्या है, सबसे पहले अपखंडन क्या कहेंगे, जब कोई जनक का शरीर दो हिस्सों में क्या हो जाए, टूट जाए, और दोनों हिस्से अपना स्वतंत्र जीवन क्या करने लगे, व्यतीत करने लगे, तो उसे क्या कहते हैं, अपखंडन। देखते हैं ये जनक क्या हुआ, दो हिस्सा में टूट गया, तीन हिस्सा में टूट गया, और सब अपना अपना क्या किया, स्वतंत्र जीवन क्या करने लगा, यापन करने लगा। धीरे धीरे सब में वृद्धि होते जा रहा। अब आइए पूर्ण जन्म किसे कहते हैं, या पुनरुद्भव, या पुनरुद्भव, पुनरुद्भव या पूर्ण जन्म किसे कहते हैं, कहेंगे अलैंगिक जन्म की वह विधि जिसमें जीव शरीर के कटे भाग से नया जीव का क्या करता है, विकास करता है, जिसे पूर्ण जन्म कहा जाता है। जैसे क्या है, प्लेनेरिया, अमीबा, हाइड्रा, फीताकृमि, छिपकली, ये सब क्या है, शरीर के कटे हुए भाग को क्या करता है, अपने आप क्षति को पूर्ति करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण जन्म कहते हैं, ठीक है। आइए बस अब दो गो बच गया। अब ये आलू प्याज आप देख रहे हैं, आप ये जो देखते होंगे ना आलू प्याज, देखिए जैसे आप आलू पे देखें, आलू को जब आप काट दीजिएगा ना, आलू को दो भाग में काट दीजिएगा ना,
और दोनों भाग को लगा दीजिएगा तो आलू हो जाएगा। प्याज को काट दीजिएगा ना, लगा दीजिएगा तो हो जाएगा। गुलाब का जो फूल होता है उसका डंठल तोड़ दीजिएगा ना तो हो जाता है। डंठल तोड़ के लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। यानी इसी को हम लोग कहते हैं कायिक जन्म। क्या कहते हैं, कायिक जन्म। यानी अलैंगिक जन्म की वह विधि, वह प्रक्रम जिसमें जीव के, जिसमें क्या होता है डाइव, जिसमें क्या होता है तना पत्ता, जिस सब के माध्यम से क्या होता है एक नया जीव का निर्माण होता है, उसी को क्या कहते हैं कायिक जन्म कहते हैं। किसी से होगा जड़ हो या तना हो, ठीक है, इस सब से क्या होगा, होगा। समझ गए। या पत्ता को भी रोप देंगे तो हो जाता है। जैसे देखते हैं ओल, देखें ओल, ओल सब वो कुछ इसी तरह से होता है। ठीक है, प्याज देखते हैं, प्याज आलू देखते हैं, ये समझ गए, देख रहे हैं। अच्छा, आइए अब इसे देखिए, इसमें बहुत सारा सूक्ष्म जीव है। इसमें क्या बहुत सारा सूक्ष्म जीव है, इसी को क्या कहते हैं बीजाणु कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारा क्या है जीवाणु है, इसी को क्या कहते हैं बीजाणु। इसमें छोटा छोटा जीव क्या करते हैं, निकलते हैं इससे बाहर। जब ये फटता है ना, इससे बाहर क्या होता है, छोटा छोटा जीव निकलता है, इसी को कहते हैं बीजाणु। ठीक है, चलिए चलिए। तो सबसे पहले हम लोग कायिक जन्म देखेंगे क्या होता है। तो अलैंगिक जन्म की वह विधि जिसमें जड़ तना पत्ती के माध्यम से नया पौधा का क्या होता है विकास होता है, उसी को क्या कहते हैं कायिक जन्म कहते हैं। तो कायिक जन्म क्या आपको याद है, अलैंगिक जन्म की वह विधि जिसमें पेड़, जिसमें जो है जड़ तना पत्ता से एक नए पौधा का विकास होता है, उसे क्या कहते हैं कायिक जन्म कहते हैं। जैसे पत्ती के माध्यम से पथर चट्टा जकरा वायु फिल्म कहल जाए, तना के माध्यम से डहलिया यानी गुलाब, जड़ के माध्यम से शकरकंद। ठीक है, ये सब आप याद रखिए। चलिए, तो ये बीजाणु जन्म क्या होता है जो लास्ट, ये बीजाणु जन्म क्या होता है। सबसे पहले हम क्या जान रहे हैं बीजाणु जन्म के बारे में। ठीक है, तो बीजाणु जन्म अलैंगिक जन्म की एक उन्नत विधि है। क्या हुआ, एक उन्नत विधि है। या मुख्य रूप से निम्न श्रेणी के जीव जैसे में जीवाणु, जैसे में जीवाणु, शैवाल, कवक आदि में पाई जाती है। किसमें, शैवाल कवक जीवाणु में पाए जाते हैं। जीवाणु धानियां एक सूक्ष्म थैली जैसी संरचना है जो प्राकृतिक परिस्थिति में निर्मित होती है। ये जो आप देख रहे हैं यह एक थैला टाइप का होता है। क्या होता है, थैला टाइप का, जो प्राकृतिक स्थिति में क्या होती है निर्मित होती है। और इसके अंदर असंख्यक गोलाकार सूक्ष्म जीवाणु या सरोवर का निर्माण होता है। यानी आप जो इसके अंदर देख रहे थे, इसके अंदर जो आप देख रहे थे असंख्यक सरोवर का निर्माण था। समझ गए, असंख्यक यानी बहुत सारा, असंख्यक सरोवर का क्या होता है निर्माण होता है। असंख्यक सरोवर, सरोवर का क्या होता है निर्माण होता है। समझ गए। चलिए आइए, तो असंख्यक सरोवर का क्या होता है निर्माण होता है। अनुकूल परिवेश में बीजाणु अंकुरित होने लगते हैं, जिससे उनके भीतर को कोशिका रचना बाहर आ जाती है। वो अंकुरित होते होते क्या हो जाते हैं, या बाहर आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। उसके बाद अपना सब स्वतंत्र जीवन क्या करते रहते हैं, यापन करने लगते हैं। और सब क्या करते हैं, अपना स्वतंत्र जीवन यापन करने लगते हैं। तो यही था आपको अलैंगिक जन्म के प्रकार। अलैंगिक जन्म के प्रकार में आप इतना कुछ पढ़े, समझ गए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप आराम से ले सकते हैं। ठीक है, हम आपको शुरू से निकाल देते हैं। चलिए लीजिए आप स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। ठीक है, ले लिए। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे क्लास को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। और ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे तो कृपया करके क्लास को क्या करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आज का क्लास कैसा लगा? क्लास कैसा लगा कमेंट को जरूर करेंगे, समझ गए? कमेंट जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।